एक ऐसा कंट्री जहां हर रात बॉम्ब गिर रहे हैं और दुनिया ईरान और यूक्रेन वॉर के शोर में से इग्नोर कर रही है। ये देश की सरकार अपनी 80% से ज़्यादा ज़मीन पर अपना कंट्रोल लूज कर चुकी है और यहाँ तीन सुपर पावर्स रशिया, चाइना और अमेरिका अपना अपना जियो पॉलिटिक्स गेम खेल रही हैं। ये देश है म्यांमार। 2026 में म्यांमार में जो हो रहा है वो इंडो पैसिफिक का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं हिस्ट्री से लेकर अभी तक। साल 1948 जब बुर्मा यानी आज का म्यांमार अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ ही इनको एक बड़ा चैलेंज मिला। देश में 135 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स थे, जिसमें बामर मेजोरिटी थी और बाकी ग्रुप जैसे कारेन, काचिन और रखाइन, रोंगिया सब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि 1962 में जनरल नी विन पावर ग्रैब करते हैं और तब से म्यांमार में मिलिट्री पावर, जिसे टेट मडॉफ कहते हैं, वो कंट्रोल करती जा रही है। साल 2011 से 21 के बीच एक डेमोक्रेसी लाने का एक्सपेरिमेंट हुआ था, पर वो भी फेल हो गया, जिसमें आंग सान सूची एक नोबेल प्राइज विनर पावर में आती है। लोगों को लगता है कि आर्मी रूल खत्म हो जाएगा और म्यांमार भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह वर्क करेगी। लेकिन फरवरी 2021 में जनरल मिन आंग हाइंग ये कूप कर देते हैं और सूची को जेल में डाल देते हैं और म्यांमार में वापस लगा देते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो 2026 में अपने क्लाइमेक्स पर है। पहले तो लोग इसका पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, पर मिलिट्री उन पर गोलियां चला देती है। और जब भी ऐसा होता है तो एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखता है, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट फोर्सेस। और म्यांमार में ये रेजिस्टेंट फोर्सेस बनी पीपल डिफेंस फोर्स, किया, TNLA, MNDAA, ये सब एक साथ काम करने लगे। अक्टूबर 2023 को इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन 1027, जो म्यांमार का पूरा पावर बैलेंस हिला देता है। जुनता, देखिए जब भी मैं जुनता बोलूंगा तो आप समझ जाना कि म्यांमार की मिलिट्री की बात कर रहा हूँ। तो जुनता यानी मिलिट्री अब धीरे धीरे हार रही थी। साल 2024 आते आते ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी। रेजिस्टेंट फोर्सेस ने पूरे पूरे टाउन कैप्चर कर लिए थे, जैसे लाशियो, लाओकाई और चाइनीज बॉर्डर के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स भी अब उनके कंट्रोल में थे। ऐसा लग रहा था कि रेजिस्टेंट फोर्सेस पूरी तरीके से आर्मी को एलिमिनेट कर देगी और अपना कंट्रोल बना लेगी। पर आता है 28 मार्च 2025 का एक मनुष्य दिन, क्योंकि म्यांमार को हिट करता है 7.7 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक। 2800 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है जुनता। जुनता ने इसको एक जुनता ने इस ट्रेजेडी को पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। रेस्क्यू रिलीफ सिर्फ उन इलाकों में भेजा जहां उनका कंट्रोल था और बाकी जगह एयर स्ट्राइक्स जारी की। मतलब लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं और आप ऊपर से बम गिरा रहे हैं। ये था 2025 का म्यांमार। और इन सब चीज़ को कवर करने के लिए जुनता ने एक इलेक्शन का ड्रामा शुरू कर दिया। 3 फेजेस में वोटिंग हुई, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक। लेकिन ये इलेक्शन था या सिर्फ एक शो? UN रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन पीरियड में ही 170 लोग मार दिए गए। वोटिंग सिर्फ उन इलाकों में हुई जहां जुनता का कंट्रोल था, यानी सिर्फ 20 से 25% म्यांमार में। NLD सूची की जो पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया और वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया जिसको सबकी उम्मीद थी। मिलिट्री बैक्ड USDP पार्टी जीत गई और जनरल मिन आंग हाइंग अब ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन चुके थे। दुनिया के बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, US ने इसे शेम इलेक्शन कहा, लेकिन चाइना, रशिया और बाकी के कुछ आसियान मेंबर्स ने इसे क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया। और यहीं असली जियोपॉलिटिक्स गेम शुरू होता है। देखिए अब आते हैं सीधा प्रेजेंट पर। मई 2026 का म्यांमार ग्राउंड रियलिटीज क्या है? देखिए रिपोर्ट कह रही है कि म्यांमार का लगभग 80% टेरिटरी या तो कंटेस्टेड है या रेजिस्टेंस के कंट्रोल में है। जुनता सिर्फ सेंट्रल प्लेन्स और कुछ बड़े शहरों में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 2025 के एंड में जुनता ने फोर्थ कंस्पिरेशन लॉ लागू कर दिया था। लाखों नौजवानों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया और 2026 शुरू होते ही मिलिट्री ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्सेस। अप्रैल 2026 में ता निन थारी रीजन में जुनता ने रेजिस्टेंस से एक इम्पोर्टेंट बेस वापस ले लिया, यानी नैरेटिव अब चेंज हो रहा था। रेजिस्टेंस जीत रही है से मिलिट्री वापस पुश कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस ग्रुप भी पीछे नहीं हटे। 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने एक नई अलायंस बनाई, SCEF, पहली बार, जिसमें म्यांमार के सारे फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स, NUG, एथनिक आर्मीज, सिविल सोसाइटी सब एक सिंगल कमांड के नीचे आ जाते हैं। उनका गोल क्लियर था, एक फेडरल डेमोक्रेटिक म्यांमार बनाना। लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न। 21 अप्रैल को जुनता के प्रेसिडेंट मिन आंग हाइंग
पीस टॉक्स का ऑफर देते हैं और रेजिस्टेंस फोर्सेस इसको सीधा मना कर देती है। और सिर्फ 3 दिन बाद 24 अप्रैल को वही प्रेसिडेंट 60 टाउनशिप्स में मार्शल लॉ एक्सटेंड कर देते हैं। म्यांमार की ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो फ्यूल शॉर्टेज अब सीवियर हो चुकी है। मिडल ईस्ट टेंशन, सैंक्शंस और इंटरनल सप्लाई चेन कोलैप्स सब मिलकर इकोनॉमी को तोड़ चुके हैं। इन्फ्लेशन अभी 30% से भी ज़्यादा ऊपर है और म्यांमार की करेंसी कायत गिरती जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी उतना ही सीरियस है। 35 लाख से ज़्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं और 20 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या अभी भी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार कैंपस में जी रहे हैं। 2000 2026 तक बांग्लादेश ने 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या का डेटा म्यांमार को वापस भेजा, लेकिन म्यांमार ने सिर्फ कुछ लाखों लोगों को ही वेरीफाई किया, यानी सेफ रिटर्न का कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा। तो आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी। ग्राउंड पर केओस है, ऊपर से सुपर पावर्स अपना गेम खेल रही है और बीच में म्यांमार जैसा देश फंस चुका है। अब समझते हैं इस गेम को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहला खिलाड़ी है चाइना। बीजिंग ने म्यांमार के लग सबसे पहला खिलाड़ी है चाइना। बीजिंग ने म्यांमार में लगभग $14 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो उसके टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। चॉक फ्यू डीप सी पोर्ट से ऑयल और गैस पाइपलाइन जो डायरेक्ट यूनान तक जाती है। ये सब चाइना के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर कभी मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक होता है तो चाइना की ऑयल सप्लाई रुक सकती है और म्यांमार का चॉक फू पोर्ट मलक्का डायलामा का सॉल्यूशन है। इसलिए चाइना का गेम सिंपल नहीं है। चाइना म्यांमार में डबल गेम खेल रहा है। वो जुनता और एथनिक आर्मीज दोनों को सपोर्ट कर रहा है ताकि पावर में कोई भी आए उसका लेवरेज बना रहे। दूसरा खिलाड़ी है रशिया। फरवरी 2026 में रशिया ने म्यांमार के साथ 5 साल का मिलिट्री कोऑपरेशन डील साइन किया, जो 2030 तक चलेगा। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और इवन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी तक का सपोर्ट रशिया म्यांमार को देगा। रशिया के लिए म्यांमार सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है जो कैश भी देता है और यूएन में पॉलिटिकल सपोर्ट भी। यूक्रेन वॉर के बाद आइसोलेटेड रशिया के लिए म्यांमार एक ब्रीदिंग स्पेस बन चुका है। खिलाड़ी आता है अमेरिका, और यहाँ कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ डेमोक्रेसी की बात और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से डील्स। ये अमेरिका का क्लासिक पैटर्न है। 2025 में यूएस ने जुनता के कुछ अलाइज पर सैंक्शन रिलैक्स किए, लेकिन 2026 में वापस प्रेशर बढ़ाया, जिसमें जैसे फ्यूल बैन्स, बैंकिंग सैंक्शंस और इमरजेंसी एक्सटेंड। यानी पॉलिसी क्लियर नहीं लगती पर स्ट्रेटेजी क्लियर है। म्यांमार में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो चाइना का बीआरआई स्लो होगा, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये यूएस के फेवर में है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर पे आते हैं इंडिया। इंडिया के ये अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पे आते हैं इंडिया। इंडिया के लिए म्यांमार सिर्फ एक नेबर नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर कैलडान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोलकाता से सिटवी पोर्ट तक, फिर कलदान लिवर के थ्रू मिजोरम तक कनेक्टिविटी। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि सिलिकोली कॉरिडोर पर इससे डिपेंडेंसी कम होगी, जो चाइना का सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन ग्राउंड रिलेटेड टफ है। पलटेवा रीजन जहाँ से प्रोजेक्ट गुजरता है अब आर्कन आर्मी के कंट्रोल में है। यानी इंडिया को एक ट्रिकी बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। जुनता से भी बात करनी पड़ रही है और रेजिस्टेंट ग्रुप से भी क्वाइटली डील करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर में वायलेंस, मिजोरम में रेफ्यूजीज, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, ये सब इंडिया के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए इंडिया का अप्रोच अभी सिंपल नहीं है। ये एक टू ट्रैक पॉलिसी है। एंगेज विद ऑल बट इंश्योर करो कि चाइना ज़्यादा डोमिनेट ना करने लग जाए। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या म्यांमार एक फेल्ड स्टेट बनेगा या फिर कोई नया सुपर पावर बैलेंस इमर्ज होगा? आगे के 3 सिनेरियोज और भी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 3 सिनेरियोज दे जा रहा हूँ जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। पहला सिनेरियो है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे ज़्यादा लाइकली होने वाला है। मतलब जुनता सिटीज़ में टिकी रहेगी और रेजिस्टेंस रूरल एरियाज़ में। ना कोई क्लियरली जीतेगा, ना कोई पूरी तरीके से हारेगा। सीरिया जैसा सेटलमेंट इधर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्योस में और इस सीरिया जैसा सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा चाइना को, क्योंकि क्योस में वो दोनों तरफ से डील करता रहेगा और इंडिया का कलदान प्रोजेक्ट डिले होता रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं, और रिफ्यूजीज का फ्लो बांग्लादेश और इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। दूसरा सिनेरियो है रेजिस्टेंस विक्ट्री। अगर SCF अलायंस स्ट्रांग रहा और अगर वेस्टर्न सपोर्ट उनको मिलता रहा तो जुनता के अंदर क्रैक्ट आ जाएगा।
और 2027 से 28 तक म्यांमार में एक फेडरल डेमोक्रेसी बन सकती है। लेकिन ये ईजी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी अभी दूर लग रहा है। इस सिनेरियो में चाइना को नुकसान होगा और इंडिया का सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक स्टेबल डेमोक्रेटिक म्यांमार इंडिया का नेचुरल पार्टनर बन सकता है। तीसरा सिनेरियो है जुंता कॉन्सोलिडेशन विद चाइनीज बैकिंग। मतलब अगर चाइना ने फुल सपोर्ट दिया और रशिया ने फुल वेपन सप्लाई जारी रखी, तो जुंता धीरे धीरे टेरिटरी वापस ले लेगी और म्यांमार इफेक्टिवली चाइना का क्लाइंट स्टेट बन जाएगा। और इंडिया के लिए एक नाइट मेयर सिनेरियो होगा, क्योंकि तब इंडिया ने पूरा ईस्टर्न फ्लैंक चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा।